हाय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है 10th क्लास के लिए। तो आज हम प्रूव करेंगे R इज इक्वल टू ट्वाइस F, जो कि 10th क्लास में जो पहला चैप्टर है लाइट। तो इसमें जो न्यूमेरिकल पोर्शंस है वो हम आज से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो इससे पहले कि हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल पर जाए, लेकिन आपको ये फार्मूला याद रखनी है और याद रखने के साथ साथ आपको इसको प्रूव भी करना है। तो इसी तरह और एक फार्मूला है कि जिसको हम बताते हैं कि 1/v प्लस 1/u इट इज़ 1/f। तो ये मिरर फार्मूला होती है। तो इन दो फार्मूला के ज़रिए हम जो लाइट में न्यूमेरिकल पोर्शन है वो हम सॉल्व करेंगे। लेकिन इसका ऑरिजिन कहाँ है, कहाँ से आता है, तो वो आपको पहले उसका कंसेप्ट में क्लियर करूँगा। और साथ ही मैं आपको मैं बताऊँगा कि जो हम फार्मूला ये प्रूव करेंगे व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन R एंड 2F। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ये R क्या होता है कि R होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि R से डिनोट होता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है वो हम अलग वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और ये जो F होता है स्मॉल f होता है फोकल लेंथ। तो आप मेरे साथ साथ ये नोट भी कर सकते हो, F इज इक्वल टू फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है कि या रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसको अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ हम वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक है वो उससे अलग है। इस टॉपिक में हम एक्सप्लेन कोई चीज़ नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा मैं कंसेप्ट आपको वो दूंगा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। यानी आपको प्रूव करना है कि R इज इक्वल टू F, ट्वाइस F। तो ये आपको दोनों में, यानी ये आपको प्रूव करना है इन कनकेव मिरर एज वेल एज इन कन्वेक्स मिरर। तो दोनों में आपको ये यहाँ पर आपको प्रूव करना है। जब आपको ये प्रूव करना आएगा तब जाके आप इसको न्यूमेरिकल में आप इस्तेमाल इसको कर सकते हो और ये आपको याद भी रहेगा। तो इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे। सिंपली इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको एक कनकेव मिरर लेना है। तो अभी आप याद रखो कनकेव मिरर क्या होता है कि थोड़ा मैं कंसेप्ट इसका दूंगा यहाँ पर, लेकिन एक्सप्लेन हम दूसरे वीडियो में इसकी एक्सप्लेनेशन हम देंगे पूरी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ द मिरर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कनकेव मिरर, थोड़ा मैं कंसेप्ट दूंगा। कनकेव मिरर वो होता है कि अगर हम देखेंगे एक्चुअली ये स्फेरिकल हॉलो, अगर हम ले लेंगे एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास बॉल लाइक दिस। तो अगर हम इस हॉलो स्फेरिकल ग्लास बॉल के दो पोर्शन करेंगे तो ये कुछ इस तरह इसके पोर्शन आएंगे, एक इस तरह आएगा और दूसरा इस तरह आएगा। यानी इट विल डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाउस। तो अगर हम देखेंगे अब हम हर बार एक गिलास होल हॉलो स्फेरिकल ग्लास बॉल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ कनकेव मिरर आपको मैं समझाऊंगा थोड़ा। यानी ये असल में जो कनकेव मिरर होता है इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ होल स्फेरिकल ग्लास बॉल। अगर हम मानो लाइक ए फुटबॉल, इसी तरह अगर आपके पास एक हॉलो गिलास बॉल होगी तो स्फेरिकल फॉर्म में होता है। अगर हम देखेंगे इसी का अगर हम एक पार्ट ले लेंगे यानी बाय डिवाइड करके, तो ये कुछ पार्ट इसका कुछ इस तरह आएगा, ये वाला पार्ट, ये और ये। तो इस अगर हम इसको मैं इरेज अप करूंगा ऐसे, तो आपका पोर्शन कुछ इस तरह बनेगा। तो ये कनकेव मिरर क्या होता है कि असल में ये पार्ट होता है एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास बॉल का। और किस तरह ये पार्ट होता है, अगर हम इसका जो आउटर साइड है इसको हम ओपेक बनाएंगे, ओपेक यानी थ्रू विच लाइट कैन नॉट बी पास, इस तरह। यानी जो इसका बल्ज्ड पोर्शन है, बल्ज्ड पोर्शन ये वाला, अगर हम हाथ दिखाएंगे आपको, इनर पोर्शन जो इसका इनर पोर्शन है इसके थ्रू रिफ्लेक्शन होगी, और जो आउटर पोर्शन होगा ये हम ओपेक बनाएंगे। तो इतना आप याद रखो, ये भी कनकेव मिरर की डेफिनेशन है। यानी अगर हम देखेंगे ये एक हॉलो स्फेरिकल का वो पार्ट होता है जिसके इनर साइड में रिफ्लेक्शन होता है और आउटर साइड इसका होता है ओपेक।
तो जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ थोड़ा और हम एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। जो इसका सेंटर होता है इस मिरर का, कनकेव मिरर का, इसका हम नाम देते हैं पोल, पोल ऑफ द मिरर, और ये हम डिनोट करते हैं पी से। तो क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये असल में, फिर से मैं दिखाऊंगा, ये होल हॉलो स्फेरिकल का एक पार्ट होता है, तो इसका ज़रूरी सेंटर होगा। तो ये जो सेंटर होल हॉलो स्फेरिकल ग्लास बॉल का, ये असल में कहलाता है सेंटर ऑफ कनकेव मिरर। फिर से मैं इसको इरेज करूंगा तो ये बनेगा सेंटर, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये डिनोट होता है सी से, लेकिन ये सेंटर कहाँ से आता है, ये उस हॉलो स्फेरिकल ग्लास बॉल का सेंटर होता है जिसका कनकेव मिरर पार्ट है, एक हिस्सा है। कौन सा पार्ट, इनर साइड में रिफ्लेक्शन होती है और आउटर साइड उसका ओपेक होता है, तो ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम इसके थ्रू, फिर से मैं आपको ये ड्रा करूंगा ऐसे ऐसे, तो अगर हम यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, यानी जो कि स्फेयर के सेंटर में जाता है, सर्कल के सेंटर में जाता है और सर्कल के एक बाउंड्री को टच करता है, तो ये आपको देता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो डिस्टेंस फ्रॉम पी टू सी, इट इज आर, इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, अब यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इंसिडेंट रे आती है लाइक दिस, इंसिडेंट रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सपोज इट गोज थ्रू दिस पॉइंट। अगर यहाँ से भी एक लाइन में ड्रा करूंगा लाइक दिस, और ये भी इसी पॉइंट से जाएगी, सो इट इज कॉल्ड फोकस, इट इज कॉल्ड फोकस। तो ये आपको फोकस देता है, यानी फोकस वो पॉइंट होता है जबकि इंसिडेंट रे आती है कनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट पर मीट होती है, तो उसको हम नाम देते हैं फोकस। क्योंकि ये हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, लेकिन ये मैंने क्यों दिखाया नीचे से भी इंसिडेंट रे, क्योंकि आपको ताकि समझ आएगा फोकस क्या है। तो यहाँ पर क्या है, ये है फोकस। और ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर टू द फोकस, इट इज नोन एज फोकल लेंथ, और हम इसको डिनोट करते हैं एफ से। तो यहाँ पर थोड़ा और कंस्ट्रक्शन करनी है, तो यहाँ से मैं एक लाइन ऐसे, लाइन रादर नहीं, एक नॉर्मल डालूंगा, नॉर्मल, तो इसका नाम मैं दूंगा ए बी और सी, इसका नाम पहले ही हुआ है। तो ये जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान बनता है, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये डिनोट होता है आर से। और ये जो एंगल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान, सॉरी, ये जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान बनता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। और एंगल जो बनता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान, तो इसको हम बताते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई क्या होता है कि जो फॉर्म होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान, जो कि हमने अभी कंस्ट्रक्शन में इसको ड्रा किया है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान एंगल बनता है, इसका नाम देते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आ गया आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फोकल लेंथ क्या होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट गिव्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से हम इस डायग्राम का हम हेल्प ले लेंगे और इस इक्वेशन को हम यहाँ पर प्रूव करेंगे, दैट इज आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको मैं थोड़ा फिर से इरेज करूंगा, तो ये आपकी डायग्राम कुछ इस तरह आएगी ए। तो अब हम क्या करेंगे, प्रूफ, यहां से हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ, तो प्रूफ क्या है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, क्यों, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताता है, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर हम देखेंगे इफ ए बी इज पैरेलल टू सी पी या पी सी, यानी ये लाइन
ए बी इज पैरेलल टू, इसको मैं अगर थोड़ा प्रोड्यूस करूंगा, पी सी, देन बी सी बीइंग ए ट्रांसवर्सल, और ये जो ये एंगल और ये एंगल ये बराबर होंगे, क्योंकि यानी ये एंगल और ये एंगल पैरेलल रेज, ये ए बी इज पैरेलल टू पी सी या सी पी, और ये बनेगा उस वक्त ट्रांसवर्सल। अगर मैं इसको प्रोड्यूस करूंगा तो ये जो ट्रांसवर्स के अपोजिट साइड में एंगल बनते हैं, तो दीज आर इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल्स। तो इफ ए बी इज पैरेलल टू सी पी एंड बी dash being a normal, तो ये नॉर्मल होगा, देन एंगल आई, दिस एंगल शुड बी इक्वल टू एंगल बी सी पी, या बी सी एफ भी आप लिख सकते हो, एंगल बी सी पी, यानी ये एंगल ए बी डैश या सी आप बता सकते हो, डायरेक्ट मैंने एंगल आई लिखा, इज इक्वल टू बी सी पी, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर हो सकता है। क्यों? रीजन हम बताएंगे, ऑल्टरनेटिव एंगल्स। तो अगर हम देखेंगे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल बी सी पी, बट ये जो एंगल आई है ये भी किसके बराबर है, बट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ऊपर हमने बताया सेकंड लॉ के मुताबिक। तो अगर हम देखेंगे एंगल आई किसके बराबर है, एंगल बी सी पी, विच इंप्लाइज, बट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो विच इंप्लाइज एंगल बी सी पी इज आल्सो इक्वल टू एंगल आर। तो ये जो बी सी पी, तो ये भी एंगल आर के बराबर आएगा। अब हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल बी सी एफ, बी सी एफ, वी हैव, हमें क्या पता है, ये ट्रायंगल हमने अब चूज किया है बी सी एफ, ये और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें क्या पता है कि अब क्या है कि बी सी एफ ये भी एंगल आर के बराबर है, और एफ बी सी ये भी एंगल आर के बराबर है। तो इसका मतलब है वी हैव एफ सी या सी एफ, ये साइड एफ सी, दिस लाइन सेगमेंट ऑफ ट्रायंगल शुड बी इक्वल टू एफ बी। रीजन क्या है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये 9th में एक थ्योरम है कि अगर एक ट्रायंगल में दो एंगल बराबर है तो इसकी जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इस थ्योरम का कन्वर्स भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप साइड्स बराबर होंगे, दो साइड्स बराबर होंगे, जो इन दो साइड्स जो बराबर है उनके अपोजिट एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एंगल्स आर इक्वल, तो इन एंगल्स जो एंगल्स इक्वल है इनकी जो अपोजिट साइड है वो भी क्या इक्वल होंगे। तो वही मैंने लिखा, इन ट्रायंगल बी सी एफ वी हैव एंगल बी सी पी इक्वल टू एंगल आर। तो ये भी एंगल आर के बराबर है, इसका मतलब है कि एफ सी या सी एफ शुड बी इक्वल टू एफ बी, क्योंकि ये क्या है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो एफ सी इक्वल टू एफ बी। तो इसका हम नाम रखेंगे फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, इफ एपर्चर, ये जो पोर्शन है एपर्चर क्या होता है कि कनकेव मिरर का एपर्चर क्या बनेगा, ये वो पोर्शन होता है कि जिस पर रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। यानी ये पोर्शन जो ओपेक बना है इसी पर रिफ्लेक्शन होगा। तो जिस पोर्शन पर रिफ्लेक्शन पॉसिबल है इसका नाम हम बताते हैं एपर्चर। तो ये जो ये पोर्शन है
क्योंकि इस पर रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक ये हमने ओपेक बनाया है, ओपेक साइड दिस वन, तो ये सब कहलाएगा एपर्चर। अगर हम लिखेंगे इफ एपर्चर, ये आप नोट भी बना सकते हो, इफ एपर्चर इज सो स्मॉल, अगर आपका एपर्चर इतना छोटा होगा, देन बी कोइंसाइड्स विद बी कोइंसाइड्स विद पी। यानी अगर हम ये एपर्चर इतना छोटा मानेंगे, इतना छोटा मानेंगे, ये बी कोइंसाइड होगा पी पर। कोइंसाइड मतलब ये बी, अगर हम इसको वापस लाएंगे, बी इस पर आएगा, तो जब बी कोइंसाइड होगा पी से, तो इसका मतलब है विच इंप्लाइज बी एफ, बी एफ, यानी जो बी एफ है, जब बी कोइंसाइड करेगा पी के साथ, यानी जब इस पर कोइंसाइड करे, यानी इस बी पॉइंट इस पर पड़ेगा, ये तभी पॉसिबल है जब बी एफ किसके बराबर होगा, जब बी एफ होगा एफ पी या पी एफ। तो इसका मतलब है कि अगर बी कोइंसाइड होगा पी के साथ, ये तभी मुमकिन है जब एफ बी या बी एफ किसके बराबर आएगा, दिस पी एफ या एफ पी। तो वही मैंने लिखा, इफ एपर्चर इज सो स्मॉल देन बी कोइंसाइड्स विद पी। अगर एपर्चर इतना छोटा होगा तो बी कोइंसाइड होगा पी के साथ, लेकिन ये बी कब कोइंसाइड करेगा पी के साथ, जब एफ बी या बी एफ इज इक्वल टू पी एफ। तो बी एफ इज इक्वल टू पी एफ, पी एफ। तो अगर हम देखेंगे एफ बी, यहां पर क्या है कि देखो बेटा, पी एफ किसके बराबर है, फोकल लेंथ एफ, पी एफ, लेकिन ऊपर हमने लिखा है कि पी एफ या एफ बी, बट एफ बी इज इक्वल टू एफ सी। तो एफ बी किसके बराबर है, एफ बी किसके बराबर है, एफ सी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बी एफ इज इक्वल टू पी एफ, तो विच इंप्लाइज, तो बी एफ के बदले लिखूंगा मैं एफ सी, एफ सी, बी एफ के बदले लिखूंगा मैं एफ सी इज इक्वल टू पी एफ। लेकिन अगर हम देखेंगे पी एफ जो है, पी एफ यानी पी एफ, ये किसके बराबर है, फोकल लेंथ स्मॉल है। तो इसका मतलब है कि विच इंप्लाइज पी एफ किसके बराबर है, एफ, तो एफ सी भी किसके बराबर होगा, एफ सी इज ऑल्सो स्मॉल एफ। तो ये जो एफ सी होगा ये भी स्मॉल एफ के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ से मैं आपको फिर समझाऊंगा, इफ एपर्चर इज सो स्मॉल देन बी कोइंसाइड्स विद पी। तो पी जब कोइंसाइड होगा बी के साथ, यानी पी या बी, पी जब पड़ेगा बी पर या बी पड़ेगा पी पर, ये तभी पॉसिबल है जब एफ बी किसके बराबर होगा, पी एफ, विच इंप्लाइज, क्योंकि एपर्चर इतना स्मॉल है, बी एफ इज इक्वल टू एफ पी। लेकिन एफ बी जो हमने ऊपर लिखा है, एफ बी किसके बराबर है, एफ सी, तो पी एफ किसके बराबर है, एफ बी। तो इसका मतलब है हम बी एफ के बदले या एफ बी के बदले लिखूंगा मैं एफ सी, एफ सी इज इक्वल टू पी एफ। लेकिन पी एफ किसके बराबर है, खुद पी एफ, इट इज फोकल लेंथ। तो पी एफ अगर हम देखेंगे इट इज फोकल लेंथ, तो पी एफ के बदले हम देंगे एफ, तो पी सी भी आपका आएगा एफ। जब पी सी, सॉरी एफ सी, एफ सी इज एफ, तो एफ सी भी आपका आएगा एफ। तो नाउ अगर हम देखें, नाउ ये जो पी सी लाइन सेगमेंट फ्रॉम पी टू सी, इसको मैं लिख सकता हूं आर, विच इंप्लाइज पी सी इट कैन बी रिटन एज होल सेगमेंट पी सी, पी एफ प्लस एफ सी इज इक्वल टू आर। लेकिन यहां पर हम देखेंगे पी एफ एफ सी किसके बराबर, दोनों एफ के बराबर है। तो अगर हम देखेंगे ये पी सी, ये जो होल लाइन सेगमेंट पी सी के बारे में लिखा एफ सी एस सी एफ प्लस एफ पी, ये फोकल लेंथ के बराबर है पी एफ।
तो ये भी आ गया फोकल लेंथ के बराबर, यहाँ पर एफ सी भी फोकल लेंथ के बराबर है, तो इसके बदले में लिखूंगा एफ प्लस एफ इज इक्वल टू आर, विच इम्प्लाइज एफ प्लस एफ ट्वाइस एफ इज इक्वल टू आर, विच इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू ट्वाइस एफ। तो ये आपका रिलेशन यहाँ पर प्रूव हो गया, दैट इज आर इज इक्वल टू ट्वाइस एफ। तो यहाँ पर थोड़ा मैं यहाँ से फिर कंक्लूड करूँगा आपके सामने। अगर ट्रायंगल हम देखेंगे, एफ सी आपका आ गया एफ बी, इसका नाम मैंने फर्स्ट रखा है। अगर अपर्चर इतना छोटा होगा तो बी कोइंसाइड होगा पी के साथ, ये तभी पॉसिबल है जब बी एफ या एफ बी किसके बराबर होगा, पी एफ के बराबर। बट ये जो एफ बी है, एफ बी ऊपर हमने लिखा है एफ बी इज इक्वल टू एफ सी, लेकिन बी एफ इज इक्वल टू पी एफ, तो एफ बी किसके बराबर है, पी सी, तो बी एफ के बदले मैंने वैल्यू डाला है एफ सी इज इक्वल टू पी एफ। लेकिन ये जो एफ सी खुद है, या पी एफ, सॉरी पी एफ, इट इज एफ, तो यहाँ पर एफ सी भी क्या आएगा आपका, बनेगा एफ सी भी एफ। नाउ पी सी मैं लिख सकता हूँ पी सी इज इक्वल आर, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि ये लाइन सेगमेंट है आर, तो ये आर के बराबर है। लेकिन ये जो पी सी है इसको मैं लिख सकता हूँ एफ सी प्लस पी एफ, तो लेकिन पी एफ बी किसके बराबर है, पी एफ बी किसके बराबर है आपका, पी एफ यहाँ से हम देखेंगे फोकल लेंथ, तो इसका बदले हम लिखेंगे एफ, और ये जो एफ सी आपका आ गया, एफ सी भी किसके बराबर एफ, तो एफ प्लस एफ ट्वाइस एफ इक्वल आर। तो ये हम कनकेव मिरर में मैंने आपके सामने ये थ्योरम प्रूव की है, दैट इज आर इक्वल ट्वाइस एफ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही फार्मूला आर इक्वल ट्वाइस एफ सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे, लेकिन इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो ये हमने ये सॉल्व इक्वेशन की है, प्रूव की है इन कनकेव मिरर में। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन से हम फिर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, और जो आपकी मिरर फार्मूला है दैट इज 1/v प्लस 1/u, वो भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो बाद में हम जाएंगे न्यूमेरिकल पोर्शन पर, लेकिन अभी आप फोकस करो, ये इक्वेशन आपको प्रूव करनी आनी चाहिए। थैंक यू।